आइए शुरू करें इम्प्रॉपर इंटीग्रल का तीसरा लेक्चर। इसमें भी आपको हम बेसिक्स ही देंगे और इसके पहले आपको हम जो दो वीडियोस दिए हैं उनको आप जरूर देखिएगा, जो लोग इसको डायरेक्ट खोले हुए हैं। शुरू करते हैं। नंबर 1, कंपैरिजन ऑफ टू इंटीग्रल्स with respect to convergence. With respect to convergence. Let 0 less than or equal to f of x less than or equal to g of x for all x greater than or equal to a। ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब समझिएगा। f of x g of x से बड़ा नहीं है। f of x g of x दोनों नॉन निगेटिव है। देन इंटीग्रल a to infinity f of x dx is convergent whenever integral a to infinity g of x dx is convergent। इनफाइनाइट सीरीज यदि आपको जरा सा इस समय ध्यान आ रहा हो तो ध्यान करिए। ऐसे ही वहां भी हम लोग पढ़े थे कंपैरिजन ऑफ टू सीरीज पीटीएस, पॉजिटिव टर्म सीरीज, है ना। कंपैरिजन ऑफ टू पॉजिटिव टर्म सीरीज विथ रिस्पेक्ट टू कन्वर्जेंस। क्या था वहां पे? लेट 0 लेस देन और इक्वल टू यू एन लेस देन और इक्वल टू वी एन ना। तो वहां पे तो ये सब पॉजिटिव टर्म लेते थे, तो यहां पे ऐसे कर दो। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम मिलाई, बिल्कुल सिमिलर है। देन सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट इफ सिग्मा वी एन इज कन्वर्जेंट। ऐसे ही आपने पढ़ा था इनफाइनाइट सीरीज में। आप मिलाइए, देखिए बिल्कुल उसी जैसी बातचीत हो रही है। प्रूफ बहुत ही आसान है। प्रूफ बहुत ही आसान है। f of x less than or equal to g of x for all x greater than or equal to a implies that integral a to infinity f of x dx less than or equal to integral a to infinity g of x dx for all x greater than or equal to a से लेके इन्फिनिटी तक। सोचिए, अगर ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? फाइनाइट एंड यूनिक। तो चूंकि ये सब फंक्शन पॉजिटिव हैं तो इसलिए यूनिक आएगा ही। जैसे पीटीएस में था ना, यूनिक आता ही था। तो अगर ये फाइनाइट है तो सोचो इस फाइनाइट नंबर से छोटा या उसके बराबर यदि कोई नंबर है तो भी तो फाइनाइट होगा भैया। बस यही सोचना है आपको। अगर ये फाइनाइट वैल्यू रखता है तो इसके कारण ये भी फाइनाइट रखेगा। और अगर ये फाइनाइट होगा तो ये इंटीग्रल कैसा हुआ? ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट हुआ। नंबर 2, कंपैरिजन ऑफ टू इंटीग्रल्स विथ रिस्पेक्ट टू डाइवर्जेंस। बिल्कुल वैसे ही। लेट f of x greater than or equal to g of x and both greater than or equal to 0 for all x greater than or equal to a, then integral a to infinity f of x dx is divergent whenever integral a to infinity g of x dx is divergent।
तो इसी से मिलता जुलता इनफाइनाइट सीरीज में भी आप पढ़े थे, कंपेरिजन ऑफ टू पॉजिटिव टर्म सीरीज विथ रिस्पेक्ट टू डाइवर्जेंस। माना सिग्मा यूएन और सिग्मा वीएन दो पॉजिटिव टर्म सीरीज हैं, इस प्रकार से यूएन ग्रेटर देन और इक्वल टू वीएन, ये देखिए मिलाइए ये। तो सिग्मा वीएन के डाइवर्जेंट होने से सिग्मा यूएन भी डाइवर्जेंट हुआ करता था, है ना। ये शर्त यहां ऐसा है, ए ऐसा, जैसे कि ये लिखा हुआ, बस वही चीज है यहां भी वही चीज है। प्रूफ बिल्कुल ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। f of x is greater than or equal to g of x for all x greater than or equal to a implies that integral a to infinity f of x dx greater than or equal to integral a to infinity g of x dx। अब सोचिए, अगर ये डाइवर्जेंट है, अगर ये डाइवर्जेंट है तो फिर इसकी वैल्यू कितनी होगी? इन्फिनिटी। विचार करिए, इधर का जो इंटीग्रल है इसका जो वैल्यू आएगा ना वो बड़ा है इससे, तो इन्फिनिटी से बड़ा कौन होगा? फाइनाइट नंबर। इन्फिनिटी से बड़ा कौन होगा? इन्फिनिटी ही होगा। तो निश्चित रूप से इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? इन्फिनिटी ही आएगी, और निश्चित रूप से ये क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट ही हो जाएगा। इसके बाद कुछ ऑक्सिलरी सीरीज हैं, उनका ऑक्सिलरी इंटीग्रल्स हैं, उनके हम नेचर देखेंगे। नंबर 3, इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी 1/x टू द पावर n dx इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज n लेस देन 1 और n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। उल्टा लिख दिया हमने, n ग्रेटर देन 1 और n लेस देन और इक्वल टू 1। इसी जैसी चीज आपने इनफाइनाइट सीरीज में पढ़ रखी है, p सीरीज याद है ना? सिग्मा 1/n टू द पावर p इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज। कन्वर्जेंट कब होता है? p ग्रेटर देन 1, और डाइवर्जेंट कब होता है? p लेस देन और इक्वल टू 1। सिमिलर है। अगर आपको याद हो, इसका प्रूफ बड़ा हेवी था, लेकिन इसका प्रूफ बहुत इजी है। आइए हम देखें इसको। इंटीग्रल को हम इवेल्युएट करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो आपको मैंने सिखाया था ना कि अगर यहाँ इन्फिनिटी तो क्या करेंगे? फिर लिमिट b टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल a टू b, और इसको लिख दीजिए x टू द पावर -n dx इक्वल टू लिमिट b टेंस टू इन्फिनिटी, इंटीग्रेट करिए x टू दी पावर -n+1 अपॉन -n+1 लिमिट a टू b इक्वल्स टू 1/1 - n को बाहर कर लिया। ठीक है भाई, और उसके बाद फिर लिखिए लिमिट b टेंस टू इन्फिनिटी, और अब 1 करके लिख दीजिए 1, तो ये इंडेक्स नीचे जा करके हो जाएगा n-1 x टू दी पावर n-1। ठीक है ना भाई, और लिमिट a टू b इक्वल्स टू 1/1 - n ब्रैकेट में b जब रखिएगा तो आएगा लिमिट b टेंस टू इन्फिनिटी, ये वाला लिमिट, और ये b यहां पे रखने से क्या आएगा? 1/b टू दी पावर n-1 माइनस a रखने से क्या आएगा? 1/a टू दी पावर 1/a टू दी पावर n-1। इसको नंबरिंग कर लें। अब वही कंडीशन लगेगा, n ग्रेटर देन 1, n लेस देन 1। व्हेन n ग्रेटर देन 1, तो सोचिए जब n 1 से ग्रेटर है तो n-1 कैसा होगा? पॉजिटिव ना, n 1 से बड़ा है तो n-1 पॉजिटिव होगा। तो b इक्वल टू इन्फिनिटी रखोगे तो यहाँ इन्फिनिटी टू दी पावर पॉजिटिव, इन्फिनिटी के ऊपर पॉजिटिव पावर होने का मतलब यहाँ इन्फिनिटी आएगा, तो 1/∞ 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 माइनस दिस, यानी कि इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी 1/x टू दी पावर n dx विल बी
1 upon 1 minus n within the bracket 0 minus 1 upon a to the power n minus 1 which is finite। तो वैल्यू चूंकि फाइनाइट आ गई इसलिए ये इंटीग्रल कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। व्हेन n लेस देन 1, अब ठीक उल्टा बात हो जाएगा ना, n 1 से छोटा है तो यहाँ पर निगेटिव पावर हो गया, तो इन्फिनिटी पर निगेटिव पावर, इन्फिनिटी पर निगेटिव पावर माने, इन्फिनिटी पर निगेटिव पावर माने जीरो, तो यहाँ पे जीरो हुआ, 1 अपॉन जीरो मीन्स इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी 1 अपॉन x टू दी पावर n dx इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस n इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन a टू दी पावर n माइनस 1 विच इज इनफाइनाइट। कुल मिला के इनफाइनाइट आएगा ना। तो जब इंटीग्रल की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए तो इंटीग्रल का नेचर कैसा होगा, डाइवर्जेंट। और जब n इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो, और इन्फिनिटी टू दी पावर जीरो इनडिटर्मिनेट होता है, इसलिए ये जो फार्मूलेशन हुआ है ये काम नहीं करेगा। तो हमको फिर से इनिशियली निकालना पड़ेगा। n इक्वल टू 1 के लिए दिया हुआ इंटीग्रल पकड़िए और उसको सिंप्लीफाई करिए, इवेल्युएट करिए। When n equal to 1, integral a to infinity 1 upon x to the power n dx will become integral a to infinity 1 upon x dx equals to log x limit a to infinity equal to log infinity minus log a, log infinity infinity होता है, माइनस लॉग ए इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इसका मान इन्फाइनाइट आ गया, इसका मतलब ये कैसा हुआ, डाइवर्जेंट। इस तो प्रूफ हो गया ना। तो हमने बताया नंबर 1, 2, 3, अब चौथा देखिए। फोर्थ, इंटीग्रल ए टू बी 1 अपॉन x माइनस ए होल टू दी पावर n dx is convergent or divergent according as, उसका वाला उल्टा होता है, ठीक। उसमें n ग्रेटर देन 1 था ना, तो इसमें हो जाएगा n लेस देन 1 और n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये याद करने का तरीका है। उसे कैसे याद करेंगे, p सीरीज के रूप में याद करेंगे। p ग्रेटर देन 1 तो उसमें n ग्रेटर देन 1, पावर ग्रेटर देन 1, और इसके उसको उल्टा n लेस देन 1, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कामा। जरा देखिएगा, इनमें से कोई भी इन्फिनिटी नहीं है, और x बराबर a पर ये 1 अपॉन जीरो माने इनफाइनाइट हो जा रहा है, माने अनबाउंडेड हो जा रहा है। तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड है। x इक्वल टू a रखने पर इनफाइनाइट आ रहा है, तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। कौन है, a है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं a बीइंग पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के कई प्रकार होते हैं ना, डिसकंटिन्यूटी के कई प्रकार होते हैं। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, 4 तो मेन प्रकार हैं। उसके बाद एक होता है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, यानी x की किसी वैल्यू को फंक्शन में रख दें तो इन्फिनिटी हो जाए, तो फिर डिफाइंड नहीं, तो कहाँ से कंटिन्यूटी आएगी, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है, और उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। और एक जंप डिसकंटिन्यूटी होता है, जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट वैल्यू कोई किसी के बराबर नहीं होता है, सब तीनों अपनी अपनी राग अलापते हैं। इसे हम इवेल्युएट कर दे रहे हैं। इंटीग्रल a टू बी, ध्यान से देखिएगा, 1 अपॉन x माइनस ए होल टू दी पावर n dx इक्वल टू, अब x बराबर a लेना ही नहीं हमको, क्योंकि x बराबर a लेते ही ये अनबाउंडेड हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, a के जस्ट बाद वाला पॉइंट लेंगे। देखो कैसे निकल लिया जा रहा है, ये मैथमेटिक्स देखो कितना बढ़िया है। लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और इंटीग्रल a छोड़ रहा है, तो कहां से शुरू कर रहे हैं, a प्लस एप्सिलॉन से। a प्लस एप्सिलॉन वेयर एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0 नहीं है, वेयर एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, यानी एप्सिलॉन जो है 0 के जस्ट बगल वाली संख्या, और से b तक 1 अपॉन x माइनस ए होल टू दी पावर n। तो इसको ऊपर कर दें, x माइनस ए होल टू दी पावर माइनस n dx। बकिया सारा काम ऐसे ही करते चलना जैसे अभी हमने किया था।
इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 x माइनस ए होल टू द पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1 लिमिट a प्लस एप्सिलॉन टू b इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस n लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 और ये हो गया 1 अपॉन x माइनस ए होल टू द पावर n माइनस 1 लिमिट a प्लस एप्सिलॉन टू b इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस n लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 अपर लिमिट b रखिए पहले तो हो जाएगा 1 अपॉन b माइनस ए होल टू द पावर n माइनस 1 माइनस फिर लोअर लिमिट यहाँ रखिए तो हो जाएगा a प्लस एप्सिलॉन माइनस ए यानी कि 1 अपॉन एप्सिलॉन टू द पावर n माइनस 1 ऐसा। इसके बाद हम मौखिक समझा दे रहे हैं, लिखने में बहुत समय खर्च हो रहा है। व्हेन n लेस देन 1 पहला केस यही था और देखो इस लिमिट का इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये इंडिपेंडेंट ऑफ एप्सिलॉन है तो इसका असर केवल इसी पे पड़ना है। एप्सिलॉन टेंस टू 0 है तो जब n 1 से छोटा होगा n इज लेस देन 1 तो n माइनस 1 क्या होगा निगेटिव और 0 पे निगेटिव पावर है। 0 पे निगेटिव पावर का मतलब क्या हुआ इन्फिनिटी, तो यहां पर इन्फिनिटी आएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी आएगा ना, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी माने 0 तो ये खत्म हो जाएगा, यही बचेगा सिर्फ दिस इंटू दिस बचेगा जो कि फाइनाइट है और इसलिए कन्वर्जेंट। जब n इसमें आ गया कन्वर्जेंट, जब n ग्रेटर देन 1 होगा तो यहाँ पे हो गया पॉजिटिव पावर। अब आप एप्सिलॉन इक्वल टू 0 लिमिट लीजिएगा, 0 पे पॉजिटिव पावर माने यहाँ पे 0 आएगा, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, फाइनाइट नंबर माइनस इन्फिनिटी मिला, कितना आ गया माइनस इन्फिनिटी यानी कि इन्फिनिटी आ गया, इनफाइनाइट आ गया तो डाइवर्जेंट। ये केस हो गया डाइवर्जेंट का। और तीसरा है n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1 आपको फिर से करना पड़ेगा वही जैसे पिछले क्वेश्चन बताया था हमने कि n इक्वल टू 1 लेके करोगे तो ये n की जगह 1 कर दो ना, तो ये हो जाएगा इक्वल टू log ऑफ x माइनस ए लिमिट a टू b इक्वल्स टू log b माइनस ए माइनस log 0 इक्वल टू log b माइनस ए माइनस log 0 माइनस इन्फिनिटी होता है, तो कुल मिला के कितना आ गया इन्फिनिटी, इसलिए डाइवर्जेंस। समझ में आ रही ना बात, बिल्कुल आपकी समझ में आ रही होगी। कितने बता दिए हम 1 2 3 4 5वां इंटीग्रल a टू b 1 अपॉन b माइनस एक्स होल टू दी पावर n dx इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट according as n less than 1 or n greater than or equal to 1. Similar, b being, यहाँ कॉमा लगाइए, b being point of infinite discontinuity, infinite discontinuity है कि नहीं। देखो अब x की जगह b रखोगे, अपर लिमिट b रखोगे तो 1 अपॉन 0 आएगा ना, 1 अपॉन 0 माने इन्फिनिटी हो गया, फंक्शन विल बिकम अनबाउंडेड। तो दिस इंटीग्रल इज आल्सो एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, तो ये रिजल्ट वही रख रहा है जो पिछला वाला था। पिछला वाला क्या था, मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ, इंटीग्रल a टू b 1 अपॉन x माइनस ए होल टू दी पावर n। ध्यान रखिएगा इसमें क्या फ़र्क है, इसमें लोअर लिमिट a पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, इसमें अपर लिमिट b पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। यहाँ x माइनस ए लिखा गया है, यहाँ b माइनस एक्स लिखा गया है, यानी दोनों जगहों पे क्या लिखा गया है, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा। देखो x क्या चीज़ है, a और b के बीच में है ना, तो a से बड़ा होगा ना, तो x माइनस ए, और b तो सबसे बड़ा है और x बीच का है तो b माइनस एक्स पॉजिटिव होगा। जो भी लिखा गया है बड़ा माइनस छोटा यानी पॉजिटिव करके लिखा गया है। तो ये आज का ये काम हो गया 5। कुल क्या क्या बताया हमने आपको ये बताया, कंपैरिजन ऑफ टू इंटीग्रल्स विथ रिस्पेक्ट टू कन्वर्जेंस, कंपैरिजन ऑफ टू इंटीग्रल्स विथ रिस्पेक्ट टू डाइवर्जेंस, और 3 ऑक्सिलरी इंटीग्रल्स हमने बताया। इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स टू दी पावर n dx इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज n ग्रेटर देन 1 और n लेस देन और इक्वल टू 1। और 4th इंटीग्रल a टू b 1 अपॉन x माइनस ए होल टू दी पावर n dx इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज n लेस देन 1 और n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। एंड 5th वन इज इंटीग्रल a टू b 1 upon b minus x whole to the power n dx is convergent or divergent according as n less than 1 or n greater than or equal to 1।
अब आप जल्दी जल्दी कुछ एग्जाम्पल्स देख लें। एग्जाम्पल 1, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एक्स अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये कन्वर्जेंट होता है। आइए देखें कैसे। अब देखो हमारे पास जो ऑक्सिलरी इंटीग्रल है वो a टू इन्फिनिटी है, समझ रहे हो ना, जहां पर a 0 से बड़ी संख्या है। अब ये 0 से ही शुरू है, तो ऐसी स्थिति में इसको दो हिस्सों में कुछ ऐसे तोड़ते हैं, जो इंटीग्रल i से डिनोट कर दे रहे हैं इसको, 0 टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एक्स अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a, where a is a number between this and this, sin square x upon x square dx plus integral a to infinity sin square x upon x square dx equals to i1 plus i2 से। अब आप देखें i1 के बारे में पहले देखें। i1 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a साइन स्क्वायर एक्स अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इनमें से कोई भी इन्फिनिटी नहीं है और ये फंक्शन बाउंडेड है। अब आप कहेंगे कैसे बाउंडेड है, तो 0/0 आ रहा। देखो जब भी ना x बराबर 0 लेने से, x बराबर कुछ लेने से 0/0 या इन्फिनिटी आए तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया। इनडिटर्मिनेट फॉर्म आने पर हम लिमिट निकालते हैं। तो x टेंस टू 0 साइन एक्स अपान एक्स कितना होता है 1, तो साइन स्क्वायर एक्स अपान एक्स स्क्वायर कितना होगा 1 स्क्वायर। तो ये जो है अनबाउंडेड नहीं हुआ, बाउंडेड हुआ। तो ये हो गया प्रॉपर इंटीग्रल, ये हो गया प्रॉपर इंटीग्रल। और आप जानते हैं कि प्रॉपर इंटीग्रल हमेशा कन्वर्जेंट होता है, तो इसलिए ये हो गया कन्वर्जेंट। इसके बाद अब I2 देखिए, I2 इक्वल टू इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एक्स अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हो गया इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। इसको हम कंपैरिजन से करेंगे। हम देखो इसे लिख लें क्लियरली, साइन स्क्वायर एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। तो क्या इस x के लिए भी होगा जो a से बड़ा बराबर है? यहां हम लिख दे रहे एंड सो फॉर ऑल x ग्रेटर देन और इक्वल टू a। एक पॉजिटिव क्वांटिटी से दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे 1/x स्क्वायर से, तो हो जाएगा ऊपर लिखते हैं implies that sin square x upon x square less than or equal to 1/x square for all x greater than or equal to a नंबर। कोई नंबरिंग किया हमने? हाँ 1 किया था, इसको 2 कर दो। सिंस इंटीग्रल a to infinity 1/x square dx is convergent ना, क्यों कन्वर्जेंट? एज वी नो दैट इंटीग्रल a to infinity 1/x to the power n dx is convergent for n greater than 1। तो यहाँ n की जगह कितना है भैया 2, जो कि 1 से बड़ा है। तो अभी हम आपको जो पहला आज का हम फैक्ट बताए थे, कंपैरिजन ऑफ टू इंटीग्रल्स विथ रिस्पेक्ट टू कन्वर्जेंस। यदि इंटीग्रल a to infinity this dx कन्वर्जेंट है तो इंटीग्रल a to infinity this dx भी कन्वर्जेंट होगा। thus इंटीग्रल a to infinity sin square x upon x square dx is also convergent, that is I2 is convergent, I2 is convergent। अब I1 कन्वर्जेंट है, I2 कन्वर्जेंट है। सोचने वाली बात है, इसके लिए कोई बहुत थियरी बघारने की जरूरत नहीं है। तो दोनों का सम क्या होगा? कन्वर्जेंट होना माने वैल्यू फाइनाइट है, तो इसकी वैल्यू फाइनाइट, इसकी वैल्यू फाइनाइट है, सम करेंगे फाइनाइट प्लस फाइनाइट इक्वल्स टू फाइनाइट ना, और ये कितने के बराबर आई, तो ये भी हो गया कन्वर्जेंट। यही प्रूव करना था। एग्जाम्पल 2,
0 to infinity cos x upon 1 plus x square dx is convergent। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं आपसे। इसकी वैल्यू कितनी आती है, उसमें हम cos mx लिए थे ना, वैल्यू के माध्यम से आपको हम बताए थे। अब यहाँ पे हम टेस्ट वगैरह लगा रहे हैं। क्लियरली cos x इज लेस देन और इक्वल टू 1। साइन और cos साइन थीटा cos थीटा हमेशा एक से कम होता है या एक के बराबर होता है। फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू कैपिटल R एंड सो फॉर ऑल x ग्रेटर देन और इक्वल टू a। वही चीज फिर एक पॉजिटिव क्वांटिटी से दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किससे? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर से। तो हो जाएगा cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर ऑल x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। नंबर 1। तो देखो इसमें एक काम पहले हम कर चुके हैं, इसको हम ब्रेक कर चुके हैं। कैसे? इंटीग्रल 0 टू a cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसे कह लीजिए I1, इसे कह लीजिए I2। ये प्रॉपर इंटीग्रल है क्योंकि इसमें से कोई इन्फिनिटी नहीं है एंड दिस फंक्शन इज बाउंडेड इन क्लोज्ड इंटरवल 0a। तो प्रॉपर इंटीग्रल होने के नाते ये कन्वर्जेंट हुआ, और ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है। इसी की कन्वर्जेंस की बातचीत यहाँ पे हो रही है। ठीक है ना? तो ये इसको हम सेपरेट कर ले रहे हैं। आइए इधर बात करें। इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये इसको गौर से देखिएगा। अगर इसका इंटीग्रल कन्वर्जेंट है तो इसका इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट होगा। तो इसके इंटीग्रल का बात आइए निकालें, तो इसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो भैया ऊपर इन्फिनिटी है, मैं आपको सऊर सिखा चुका हूँ। इसको हम लिखेंगे लिमिट b टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रल a टू b 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू लिमिट b टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इंटीग्रल कितना आएगा? tan इनवर्स x लिमिट a टू b इक्वल टू लिमिट b टेंड्स टू इन्फिनिटी tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स a। अब b पर लिमिट है तो केवल इसी को इफेक्ट करेगा, इस पर तो इफेक्ट करेगा ही नहीं, b उसमें नहीं है। तो ये हो गया tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स a इक्वल टू π/2 माइनस tan इनवर्स a इक्वल टू cot इनवर्स a which is finite. Therefore this integral is convergent, and by virtue of this result, है ना, this integral is also convergent. तो I1 कन्वर्जेंट हो गया प्रॉपर इंटीग्रल होने के नाते। I2 के कन्वर्जेंस को हमने यूं चेक कर लिया, तो दो कन्वर्जेंट इंटीग्रल का सम भी कन्वर्जेंट होगा। आपके समझ में आ रहा होगा निश्चित रूप से ना, क्योंकि बहुत कुछ जान तो है नहीं, कठिन तो है नहीं, सरल ही है जो भी है। एग्जाम्पल 3 जल्दी जल्दी कर ले, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये भी कन्वर्जेंट है। आप पहचान रहे हैं इसको? पहचान रहे हैं? पाइसन इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू होती है √π/2, हम लोग निकाल चुके हैं। अब इसको हम टेस्ट के माध्यम से करेंगे। तो पहले तो इसको हम तोड़ लिए। इंटीग्रल 0 टू 1 ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx, यानी 0 से इन्फिनिटी को हमें ब्रेक करना है। 0 इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर लेकर के, तो जनरल नंबर हम a ले लिया करते थे, 2 एग्जाम्पल अभी a ले लिया करते थे। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें a लेने से काम नहीं चलेगा, इसमें हमने 1 लिया हुआ है। तो अब इसको कह लीजिए I1 और इसको डिनोट कर दीजिए I2। इस पर गौर करिए, कोई भी लिमिट इन्फिनिटी नहीं है, और 0, 1 और बीच के किसी भी वैल्यू के लिए ये इन्फिनिटी को टेंड नहीं करेगा, यानी इंटीग्रैंड इज बाउंडेड। तो ये प्रॉपर इंटीग्रल होने के नाते कैसा हो गया? कन्वर्जेंट। और अब इसको हम चेक करेंगे, ये क्या चीज है? ये है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। तो अभी से थोड़ा समझ लीजिए।
अभी हम चेक करके दिखाएंगे। बाय द वे मान लीजिए ये कन्वर्जेंट आ गया, तो दो कन्वर्जेंट इंटीग्रल का सम भी कन्वर्जेंट होता है, इसलिए कन्वर्जेंट हो गया। अब आइए हम फोकस करें इस पे। ऑब्वियसली, क्लियरली x इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1। और इक्वलिटी लगा दीजिए, यहां पे इक्वलिटी लगा दीजिए। बोलिए सही है कि नहीं? गौर से देख लो भाई, ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर ये एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी है तो पॉजिटिव होगा, ये बराबर इसके। लेकिन हमने गुणा कर दिया इधर x से और इधर 1 से, और ये संबंध है x और 1 का, तो बीच में ये रिलेशन आ जाएगा। दैट इज, उल्टा लिख रहा हूं मैं, ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1 नंबर 1। वही कंपेरिजन वाला काम हम करेंगे। यदि इसका इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो जाए तो इसका इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट होगा। तो आइए उसके इंटीग्रल पर फोकस करें ना, उसको कुछ मान लिया जाए। मान लीजिए आई डैश इक्वल टू इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसमें पुट करिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा इंटीग्रल व्हेन एक्स इज 1 टी इज 1, व्हेन एक्स इज इन्फिनिटी टी इज इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस टी, और x dx की जगह ये देखो आएगा 2x dx इक्वल टू डी टी। तो x dx कितना हो गया dt अपॉन 2, dt अपॉन 2। इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 हो गया। फिर इसका इंटीग्रल से निगेटिव आएगा, फिर अंदर आएगा ई टू दी पावर माइनस टी और लिमिट 1 टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2। ये आ गया ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई टू दी पावर माइनस 1। ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन 2, 0 माइनस 1 बाई ई इक्वल टू 1 बाई 2e, जो कि फाइनाइट है, जो कि फाइनाइट है। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइनाइट आ गई, इसलिए ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट हुआ। समझ रहे हैं ना, इसका इंटीग्रल कन्वर्जेंट हुआ। तो ये जो कंपैरिजन बताए थे, कंपैरिजन ऑफ टू इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जेंस, उस लिहाज से इसका इंटीग्रल देयरफॉर बाय वर्च्यू ऑफ 1 इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज कन्वर्जेंट, यानी कि I2 इज कन्वर्जेंट। तो फिर वही कह दीजिएगा कि I1 भी कन्वर्जेंट है, I2 भी कन्वर्जेंट है, इसलिए I1 प्लस I2 कन्वर्जेंट, यानी कि दिया हुआ इंटीग्रल कन्वर्जेंट। तो आज का काम यहीं पे हम सबमिट रहे हैं। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये तीसरा वीडियो है यूनिफॉर्म इसका इम्प्रॉपर इंटीग्रल का। इम्प्रॉपर इंटीग्रल के और भी 2 वीडियोज़ इसके पहले वाले जरूर देखिएगा। ये 3 जो है बेसिक्स थे, बेसिक 1, बेसिक 2, बेसिक 3। इसके बाद अब हम टेस्ट की बात करेंगे। टेस्ट मेनली 2 ही टेस्ट आपको पढ़ना है, कोसेंट टेस्ट जिसको कंपैरिजन टेस्ट भी कहते हैं, और म्यू टेस्ट। तो पहले हम कोसेंट टेस्ट बताएंगे, फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए भी, सेकंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए भी। उसके बाद म्यू टेस्ट बताएंगे, उसके बाद कुछ ईटीसी मटेरियल और जैसे कि एबल टेस्ट है, डिरिचलेट टेस्ट है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, कंडीशनल कन्वर्जेंस वगैरह वगैरह वगैरह। थैंक यू वेरी मच।